नमस्कार दोस्तों, देश की बात में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द कश्मीर फाइल को लेकर। हाल ही में फ़िल्म रिलीज़ हुई है और काफ़ी जो देख रहे हैं कि पूरे थिएटर दिल्ली का देश भर के जितने भी थिएटर हैं वो पूरे हाउसफुल हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। पहली बार ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि सिनेमा घरों में भारत माता की जय के नारे देखने को मिल रहे हैं। सिनेमा घरों के बाहर जो हैं, आप हमारे वीडियो पर जो पिक्चर चल रही है उसमें भी देख सकते हैं कि कैसे सिनेमा घरों के बाहर नारे लग रहे हैं वंदे मातरम के। तो ये पहली बार ऐसा कुछ जोर शोर जो सिनेमा में देखने को मिल रहा है। इसी विषय पर आज डॉक्टर नंदकिशोर जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपने फ़िल्म देखी तो कैसा लगा? सबसे पहले मैं बहुत कम फिल्म देख पाता हूँ, परंतु इस फिल्म को देखने में सत्यम सिनेमा रणजीत नगर गया था, शायद शनिवार या इतवार को। और बच्चों को लेके इसलिए गया था, अपने पोता पोतियों को, कि वो नई जो पढ़ने वाले लोग हैं कॉलेज या स्कूल में, उनके ऊपर आज जो हमारे मीडिया का जो प्रभाव है, ख़ासतौर पर पिछले 30-40 साल में इस देश के मीडिया पे वामपंथियों का, सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट का ऐसा कब्जा हो गया कि उन्होंने सबकी सोच को विकृत किया। और ये फिल्म उसके अंदर एक बिल्कुल नए विचार को लेके या पुराने विचार को नए क्लेवर में और सच्चाई के साथ लेके आई है। और मैं क्योंकि अनुपम खेर का बहुत एक फ़ैन रहा हूँ, मिथुन चक्रवर्ती के भी एक, तो उस कारण से मैं गया था देखने। और वो जो महिला हैं प्रोफेसर पल्लवी, उनका भी हमने जब 90s में सीरियल वगैरह में देखा था, तो और विवेक के बारे में सुना बहुत था। जैसे आजकल मनोज मुंतशिर की एक नई हवा, नए विचार लेके आया, पहली बार राष्ट्रवादी विचारों को लेके सिनेमा के अंदर आना, तो ये भी एक क्रांतिकारी फिल्म है। इससे पहले मनोज कुमार की फिल्मों ने राष्ट्रवाद को जरूर प्रोत्साहन दिया था, चाहे वो पूरा पश्चिम थी, उपकार थी, क्रांति थी। और बहुत दिनों बाद एक अच्छी फिल्म जिसके अंदर कोई तमाशा नहीं है, कोई ज़्यादा तमाम वो ग्लैमर भी नहीं है, सच्ची सीधी कहानी, और उसको एक किस्म से हमारे सामने पेश कर दिया, किताब को खोल दिया है। अब आप कहते हैं नारे लग रहे थे, नारे तो बीच बीच में शायद उसमें भी लगे थे, जो एक फिल्म पाकिस्तान के ऊपर बमबारी की थी, जी वालों ने वो भी बनाई थी हिम्मत करके। परंतु ये फिल्म के अंदर थोड़े अलग हटके हैं, कुछ जिसको फेल करने के लिए सबने कोशिश की हो। कपिल शर्मा जैसा एक छुट भैया भी कहता है मैं इसका प्रमोशन नहीं करूँगा। उस फिल्म को बेंगलोर के अंदर भी सुबह 6 बजे का शो भी चलता हो, कम से कम दिल्ली में तो हमने नहीं सुने थे। और 2 साल से तो कोरोना के कारण फिल्म वैसे ही कम चल रही थी, पर इस फिल्म ने पहले दिन दूसरे दिन के बाद तो ऐसा फिर झकझोरा है लोगों को। तो आज तो एक किस्म से ये फिल्म देखना भी लोगों ने ये मान लिया, ये भी एक देशभक्ति है। उसको जो पैसा जाएगा थोड़ा सा, वो भी देशभक्ति दिखा रहे हैं। और जब मैंने विवेक अग्निहोत्री के इंटरव्यू चैनल्स पे देखे, सुने, जिसमें उसने साफ कहा कि हमने पहले दिन तय कर लिया था कि हमारा जो भी पैसा है, 1 रुपया भी आएगा, वो कश्मीर के लोगों को, विस्थापितों को पुनर्स्थापित करने में लगेगा, हमें इसका कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। कितना बड़ा संकल्प था, और भगवान भी उसको देगा। अभिषेक अग्रवाल या उस परिवार ने, जी स्टूडियो ने, जिन्होंने बाकियों ने स्टूडियो देने से भी मना कर दिया था, उन सब का भी योगदान है फिल्म। और मैं समझता हूँ विवेक अग्निहोत्री स्वयं मध्य प्रदेश के होकर भी, पल्लवी सिर्फ महाराष्ट्र की होकर भी, उस दर्द को कैसे उन्होंने, पहले तो इतने लोगों, 700 लोगों का इंटरव्यू लेना, अलग अलग जगह जाके, अमेरिका में के जाकर भी, और उस सब 4 साल उस दर्द को उन्होंने, उस पीड़ा को महसूस किया। और अपने बच्चों को भी उसके अंदर, कलाकार नहीं मिलते थे, उनसे भी काम लिया है। सबकी सुपर एक्टिंग है, जिसको वो क्या है, बिल्ला क्या बनाया है वो, उसकी एक्टिंग भी लाजवाब है। मराठी लड़का है, कल मैं टीवी पे देख रहा था, जिसने सबसे ज़्यादा लोग मारे हैं। तो ऐसे लोगों ने एक्टिंग के अंदर, इवन पल्लवी जोशी ने जिस प्रोफेसर का जो किरदार निभाया है, आशा मेनन का, जेएनयू को एक सीन को रियलिटी देने की कोशिश की है। और उसने ठीक कहा कि लोग मेरे किरदार को देख के मुझे गाली देंगे तो ये मेरी सफलता होगी। तो इस फिल्म के अंदर मैं समझता अब ये ऐसी फिल्में बनेंगी। होलोकॉस्ट हुआ था जर्मन में, तो लोग आज भी याद करते हैं, और इतने लोगों का
सबसे बड़ी बात कि एक भी आतंकवादी कश्मीरी पंडित क्यों नहीं बना। जो एजुकेटेड क्लास है, पढ़ी लिखी क्लास है, जो थोड़ी संपन्न है, उनके बस का क्रांति करना नहीं हुआ करता। इसीलिए सर्वहारा की बात करते रहे लेनिन, मार्क्सिस्ट, स्टालिन कि गरीब लोगों को बहकाया जा सकता है। इनमें से तो एक भी आतंकवादी नहीं बना, किसी ने पिस्तौल नहीं उठाई, उजड़ के आ गए। मेरे को ध्यान है आज भी, हमको एक रात में केदारनाथ साहनी जी का जब फ़ोन आया, गर्ग जी ऐसे लोग उजड़ के दिल्ली तक पहुंच चुके हैं, 4 लाख लोग जम्मू रास्ते में दिल्ली आ रहे हैं, आप कंबल 25,000 कंबल मुझे कल तक शाम तक इकट्ठे करके दो। तो पंजाबी बाग के घर घर जाके हमने 200 कंबल, 500 कंबल, 1000 कंबल इकट्ठे करना, घर में तो रखे नहीं है। पानीपत में लाला मांगेराम अग्रवाल जी एक्शन वाले खुद गए, जितने कंबल खरीद सके क्लॉथ मार्केट से, दिल्ली से, हमने जितना हो सकता था किया, खाने के इंतज़ाम किए। उन लोगों का दर्द मैंने देखा है। जो लोग पढ़े लिखे संपन्न थे उनको हमने नौकरियां भी दी। महाराजा अग्रसेन में डॉक्टर भट्ट को नौकरी 2 को दी, महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज में रैना साहब को दी, MK भट्ट को दी। जो जैसा पढ़े लिखे थे, किसी को कम किसी को ज़्यादा करके, क्यों इन लोगों को बसाना। आज कश्मीरी कॉलोनी बन गई हमारे कॉलेज के नज़दीक। कितने लोगों को पता है कैसे वो बेचारे रह रहे हैं 10 गज, 20 गज, 50 गज में, जिनके वहाँ महल खड़े हैं आज भी। तो एक दुख दर्द को बयां करना, उसको हिम्मत चाहिए, सच कहने के लिए हिम्मत चाहिए। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी ने इसकी वो थोड़ी सी सच्चाई को मान के प्रशंसा की, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी एंडोर्समेंट तो हो नहीं सकती। इसी विषय पर मोदी जी पर भी 2 सोशल मीडिया पर आज जितनी टीवी डिबेट्स हो रही हैं, विपक्ष के कुछ लोग जो हैं, कश्मीर के कुछ जो लोग हैं विपक्ष के, वो सवाल उठा रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है मोदी जी का, और दूसरा कि मोदी जी पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि भाजपा पर के पिछले कुछ जितने भी सालों में भाजपा रही है, भाजपा ने भी कुछ नहीं किया कश्मीरी पंडितों पर। कश्मीरी पंडितों का कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी तो उनके कश्मीरी पंडित 3.5-4 लाख इधर उधर बसे हुए हैं, सब पढ़े लिखे हैं। वहाँ जाने के लिए, मरने के लिए तो कोई जाएगा नहीं। उनके लिए बाकी जो कुछ हो सकता है वो सब किया जा रहा है। उनके लोगों को हर कॉलेज में, देश में, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में, सब जगह सीटों का रिजर्वेशन किया गया। 2-2 कश्मीरी पंडित का एडमिशन हर कॉलेज में हो पा रहा है। सब लोगों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है। हॉस्टल का पैसा, मेरे यहाँ 20 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं, जो कहने वाले इनको कुछ पता ही नहीं। और कांग्रेस में भी लोग ईमानदार हैं। आज भी हरीश रावत को कहना पड़ा ना, मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया था, और नरेशन ठीक है। शेख अब्दुल्ला कुछ कह रहा है, उसी का दूसरा जो काउंटर पार्ट हिंदू वाले हैं, जम्मू वाले, सच कह रहे हैं। तो कांग्रेस का तो आज कुछ बचा ही नहीं है। दिग्विजय सिंह का भाई कह रहा है कि लक्ष्मण सिंह कांग्रेस का MLA नेता हैं, मैं फिल्म देख के आई, बहुत बढ़िया फिल्म है। दिग्विजय सिंह कह रहा खराब है। इसलिए कांग्रेस अपना वजूद खोती जा रही है इन कारणों से। दर्द उनका सच्चा है। उस दर्द को कोई कहता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, जितना कुछ हुआ और वो कुछ होना चाहिए, और वहाँ दोबारा बसाने का काम बिना करे संभव नहीं है। और बिना शांति के कोई मरने के लिए जाएगा नहीं। सबको प्राण पहले चाहिए हैं। और जगमोहन जी ने जो हिम्मत दिखाई थी 19 तारीख को और 21 तक, वहाँ कोई राज नहीं था, प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुका था। जगमोहन जी का अकेले जाना, रात रात में, जब श्रीनगर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था कोई भी अफसर, और मैं जगमोहन जी को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, उन्होंने सारा सच अपनी उस किताब, 2 किताबों के अंदर, फ्रोजन डेज ऑफ कश्मीर और ट्रिबुलेंट, उसमें दिया हुआ है। लोगों को पढ़नी चाहिए। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल। और जगमोहन तो कोई भाजपा ही नहीं था, कोई संगी नहीं था। दिल्ली को जब इमरजेंसी में उजाड़ा गया था तो जगमोहन को आरोपी थे। बुलडोजर चलाने वालों में उनका नाम था, पद्मश्री, पद्म भूषण उन्होंने दिया था कांग्रेसियों ने। हाँ, कश्मीर की हालात देखने के बाद वो जब वापस आए तो उनको हमने राज्यसभा, लोकसभा के चुनाव लड़वाए नई दिल्ली से, मंत्री भी बने। और देश के लिए जो उन्होंने धार्मिक स्थानों के लिए किया, वैष्णो देवी के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए, आज जो बनारस में हो रहा है, ब्रज में हो रहा है, वो सारे उनकी देन है। और मैं उनको इतना जानता हूँ कि आज यदि मुझे कहना पड़े इस देश में चुनाव लड़ने के अंदर 100% ईमानदारी रखने वाले कोई 10 लोगों का नाम बताओ, तो मैं, क्योंकि उनको 3 चुनाव स्वयं लड़ाए थे, एक नाम मैं अवश्य जगमोहन जी का लूँगा, जिन्होंने किसी से 1 रुपया चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया, खर्चा करने के लिए ना दिया ना लिया।
ऐसा आदमी था जिसने जीवन के अंतिम क्षणों तक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की लाइब्रेरी में बैठकर जो भी उनका अध्ययन किया उसको लिखा। आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे IAS, IPS, IRS सब उनकी किताबों को पढ़ते हैं। जो रॉयल्टी आती है वो भी सारी हमारे संकल्प को देते रहे हैं। तो ऐसे आदमी को ये कह देना कि जगमोहन या संघियों ने किया, बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। सेवा करने के अंदर संघी आगे थे, आज भी हैं। कश्मीरी पंडित जिनका 17वीं शताब्दी तक वहाँ पर पूर्ण वो था, नौकरियों में आगे थे, पढ़े लिखे थे। तो कल भी शेख अब्दुल्ला का पुराना बयान फारूक का मैंने टीवी पे देखा कि सारी नौकरियां वो ले जाते थे। भाई पढ़े लिखे हैं तो लेके जाएंगे। धारा 370 समाप्त होने के बाद फिर से कश्मीर में वो हालात हो जाएंगे। 2 एम्स बन गई, IIM बन गया। आखिर कश्मीर के अंदर जितना काम हो रहा है या होगा आने वाले समय में, इसका निश्चित तौर पर भारत की एकता के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और ऑक्युपाइड कश्मीर भी वापस लेने की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे 2-4 साल में, क्योंकि डिलिमिटेशन हो गया है। चुनाव भी विधानसभा के निश्चित तौर पर इस ईयर के एंड तक कश्मीर में होंगे ही होंगे और उसके अंदर जो भी जीतेगा जनता की सरकार बनेगी। जम्मू के अंदर हम ज़्यादा जीतेंगे, कश्मीर के अंदर राष्ट्रवादी शक्तियाँ जीते ही हमारी इच्छा है। आपको क्या लगता है कि अब इस मूवी के आने के बाद और जो मांग उठ रही कि 32 साल से ये जो इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ था, तो इसका अभी तक न्याय नहीं हुआ, जो इसके कल्पित हैं आज भी जिंदा हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके बाद क्या सरकार इस तरफ ध्यान देगी कि इन कश्मीरी पंडितों को जल्दी से जल्दी उस जेनोसाइड का न्याय मिलेगा? क्या आप क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि इसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट काफ़ी जागरूक है और सुप्रीम कोर्ट को जैसे सुओ मोटो हर चीज़ के ऊपर वो लेते रहे हैं ध्यान आज तक, इसके अंदर वो ध्यान लेके इसकी, क्योंकि इतने साल के बाद वो अधिकांश लोग मर चुके होते हैं जिन्होंने, परंतु वो जिंदा है जिन्होंने कबूला था और पकड़े भी उन 2019 में फिर गए हैं, नहीं तो उनको छोड़ा हुआ था जितने इस टाइप के गुंडे बदमाश थे। किसी को लगेगा कि आज इनको मैं कहूँ आप लोगों को कि ये लोग सब सरकारी जहाज़ से आते थे, स्पेशल फ्लाइट्स 7 स्टार में रुकते थे, यासीन मलिक और जितने लोग हैं। सरकार इनके बच्चों को प्रोटेक्शन देती है तो ये विदेशों में पढ़ रहे हैं। सब जितने आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़े हैं और वो सरकारी खर्च पे यहाँ रहते थे। आज पहली बार जेल यात्रा कर रहे हैं वो लोग, दुखी हैं उनकी आत्माएं। और जो कराची और उधर भागे हुए थे उनमें से भी कई लोग मारे गए हैं। वो आरोप लगाएंगे कि शायद हमने मरवाया है, और मरवाया भी हो तो मैं तो कम से कम खुश हूँगा यदि सरकार ने या राव ने या किसी रूप से भी उनको मारा हो, ऐसे गुंडों को जिन्होंने जहाज़ उड़ाए थे, जिन्होंने हमारे सैनिकों को मारा, वायु सैनिकों को मारा। उनको मारना कोई अपराध नहीं है। ये बहुत एक गुस्सा जागृत हुआ इस मूवी को देखने के बाद, खासकर देश के युवाओं में, जिस तरह से पिक्चर हॉल के बाद प्रदर्शन हो रहे हैं और मांग भी उठ रही है कि जल्दी से जल्दी कश्मीरी पंडितों को न्याय मिले। तो आप कितनी जल्दी देखते हैं इसके ऊपर न्याय होता है? न्याय उनके आज पहली बार उनके जो आंसू आ रहे हैं, वो आंसुओं भी उनको उम्मीद के आंसू भी हैं उसमें। उनको पहली बार लगा कि किसी ने हमारी बात तो रखी, किसी ने सुनी तो सही, और देश हमारे साथ खड़ा है। ये जो फिल्म देखने जा रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, उनको जीवित लोगों को आज एक सांत्वना मिल रही है, एक आशा मिल रही है कि न्याय होगा। और जो मृतक हो चुके हज़ारों लोग, उनको भी कम से कम भगवान ये कहेगा कि धैर्य रखा आपने, बहुत आपने जीवन दिया देश के लिए, भारत माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हें अपनी गोदी में रखेगी। न्याय तो मिलेगा। न्याय तो आज यदि आर्थिक रूप से जो कुछ करना हो तो कर ही रहे हैं। इन लोगों को वैकल्पिक रूप से कश्मीर के अंदर ही पूरी की पूरी अच्छी कॉलोनी कैंटों के आसपास बनानी चाहिए, बनेगी भी। इनको वहीं पर रोज़गार मिले, रोज़गार के अंदर कोई कमी नहीं आएगी, और बाकी लोगों को वो परिवेश तो मिले। ज़्यादा लोग जम्मू में, जिनको 60% परिवेश वो मिला हुआ है, कुछ लोगों को लद्दाख में भी बसाना चाहिए ताकि ठंड में रहने के लोगों को, उनको आदी है और वो लद्दाख को भी आगे बढ़ाना है। आखिर कश्मीर के अंदर बौद्ध धर्म आया था, उसके कारण लद्दाख में रह गया। वैष्णवाइट भी थे, शिवाइट ज़्यादा थे। शिव का तो वो हर जगह सबसे बड़ा मार्तंड मंदिर, सूर्य मंदिर था, सारे तोड़े गए हैं। पुनर्उनका विकास होना चाहिए। वो तीर्थ स्थान फिर से खीर भवानी हो या कोई सबका
फिर से विकास होना चाहिए, वहाँ तीर्थ यात्री अधिक से अधिक जाएं, घूमने वाले अधिक से अधिक जाएं, तो कश्मीर की इकॉनमी भी बढ़ेगी और वहाँ रोज़गार भी मिलेगा। आखिर आज भी चाहे 10,000 लोग रह रहे, हिम्मत करके रह रहे हैं ना, उनको फुल प्रोटेक्शन दो, उनको 5,000, 10,000, 20,000 महीना देना पड़े दें। वहाँ पढ़ने वाले पढ़ाने वालों के अंदर अधिक से अधिक लोग जाएं तो सारी चीज़ें होंगी, पर एक दिन में नहीं हुआ करती। सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को शांत किया है, कश्मीर को शांत किया है, देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी। सुरक्षित होने से ही तो आज मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में एक नंबर पर हैं। आज रशिया से बात करते हैं फ़ोन पे और यूक्रेन से भी करते हैं, तो कितने नेता कर पा रहे हैं दोनों से। आज हम तेल खरीदेंगे, हमें चाहिए सस्ता, तो हम रूस से खरीद रहे हैं, हम दबाव में नहीं हैं अमेरिका के। ईरान से खरीदना हम खरीदेंगे, गेहूं देना है जिसको हम गेहूं देंगे। आज हम सक्षम हैं। जापान के प्रधानमंत्री कल आए हैं ना, 3.5 लाख करोड़ रुपए की हमें विकास कार्य के लिए रकम दी है। बड़े बड़े बुलेट ट्रेन चलेंगी, मेट्रो, दिल्ली मेट्रो यदि आज जापान ना होता होती क्या? कितने लोगों को पता है कि दिल्ली मेट्रो के लिए 60% फाइनेंस 2-2.5% के ब्याज पर जापान ने किया हुआ है। मैं उस समय सरकार में था, ये जब हमने एग्रीमेंट किए थे, और उस समय जो पैसा आज तक मिल रहा है, मेट्रो अदरवाइज बननी नहीं थी कभी। एक भी अफसर ने ये नहीं कहा था कि मेट्रो चलाओ। साहब सिंह को डरा दिया था कि फेल हो जाओगे, मेट्रो में डीटीसी का घाटा 1,000 करोड़ रुपए साल है, मेट्रो का 2,000 करोड़ रुपए साल होगा, परंतु सब झूठे साबित हुए। केजरीवाल मेट्रो को फेल करने में लगा हुआ है। अब जाके फुल यात्री अलाउ किए, कभी आधे यात्री होंगे जी, नहीं होंगे जी, गेट बंद रखो जी। कोरोना के नाम पर पूरी कोशिश थी कि किसी ढंग से मेट्रो फेल हो जाए, क्योंकि आदमी विध्वंसकारी है। परंतु दिल्ली का मेट्रो को आज एक नया मैनेजिंग डायरेक्टर भी मिल गया है हमें, विकास कुमार, और उसके माध्यम से तेज़ी से मेट्रो का काम, लाइट मेट्रो का काम, ये सब होंगे और दिल्ली के अंदर विकास को तेज़ गति से काम और ज़्यादा हो पाए। डॉक्टर साहब, विवेक अग्निहोत्री को इस मूवी बनाने के बाद काफ़ी सुरक्षा कारणों से वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी भी दी गई है, तो आप क्या कहेंगे कि आने वाले समय में वो क्या इस तरह की, जिस तरह से ताशकंद फाइल उन्होंने बनाई थी पहले, तो उनको कितने चैलेंज रहेंगे, और क्या विवेक अग्निहोत्री को आप इस मूवी बनाने के बाद सीधे मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो जिसको भगवान रक्षा जिसकी करता है उसे कोई नहीं मार सकता। भक्त प्रहलाद का हमने परसों ही होली मनाई है ना, तो विवेक अग्निहोत्री का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके साथ सच्चाई है और उसको कोई वायु श्रेणी की मिली है। ये एक अपनी सरकार का दायित्व था देने का, परंतु जिसका रक्षा करे भगवान, उसको कौन मार सकता है। इसलिए विवेक अग्निहोत्री को बधाई है, उसकी पत्नी को, परिवार को। खतरा सबको होता है और खतरे से जूझते हुए आगे बढ़ता है, वही आदमी सच्चा राष्ट्रभक्त होता है। विवेक अग्निहोत्री को मैं बहुत जल्दी ही, जब भी उसे समय मिलेगा, हमारे कॉलेज में दिल्ली में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी किसी एक कॉलेज में हैं तो महाराजा अग्रसेन है, जहाँ 6,500 विद्यार्थी हैं, और मैं उनको जिस दिन उनको समय होगा कॉलेज में बुलाकर सभी विद्यार्थियों से उनको रूबरू कराऊंगा। और कॉलेज के अंदर अब हम 6, 7, 8 दिन शो करेंगे अपने ऑडिटोरियम में, ताकि जिसने ना भी देखी हो, कॉलेज के लोग भी देखें, अड़ोस पड़ोस के भी लोग देखें। ऐसी पिक्चर को प्रोत्साहन देने के लिए हम राष्ट्रवादी लोग हैं। अभी अगले हफ्ते ही हम एक G3S पे एक शो कॉलेज के टीचर्स के लिए कर रहे हैं, और उसके बाद हम विवेक अग्निहोत्री जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उसको मैं बधाई भी देता हूं और आमंत्रण भी देता हूं कि जिस दिन भी समय उनको हो वो हमारे निमंत्रण पर आएँ, और नौजवानों से, अच्छी बड़ी संख्या के जो नौजवान हैं, उस दिन उनकी उन सबसे मुलाकात भी कराएंगे, उनका अभिनंदन भी करेंगे और उनको एहसास दिलाएंगे कि हम आपके साथ हैं। इसी प्रकार की और फिल्में बनाते रहें जो आज तक इतिहास को छिपाया गया है, जैसे वीर सावरकर का छपाया गया था। हिम्मत कहते बलवंत फड़के ने उसको, सुधीर फड़के जो बड़ा फिल्मकार था, फिल्म बनाई। आज भी आवश्यकता है कि नथुराम गौडसे का, जिस प्रकार उसकी, जिसने गांधी जी की हत्या की थी, उसका नाम तो बदनाम होना चाहिए, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, मिली। उसको लेकर महाराष्ट्र में हजारों ब्राह्मणों को मारा गया था, लाखों के घर जलाए थे। कितनों को मालूम है? इस देश में इतिहास को, ये तो ताज़ा इतिहास और इससे पहले का भी इतिहास लोगों के सामने आना चाहिए।
आज समय आ गया है कि हम इन सारे चीज़ों को इतिहास का सही दृष्टिकोण से देखें। लोगों को ये बताने में संकोच करना नहीं चाहिए कि लाल किला किसने बनवाया, ताजमहल किसने बनवाया, सबके दिमाग में चढ़ा दिया शाहजहाँ ने बनवाया। जिस शाहजहाँ को उसके लड़के ने बरसों जेल में रखा हो, तंग किया हो, वो शाहजहाँ ऐसी अच्छी चीज़ें बनवा ही नहीं सकता था। मेरे पास सारे तथ्य हैं कि बनवाए थे महाराजा जय सिंह ने, जयपुर के राजाओं ने, कैसे उसको कब्जा करके उसको चीज़ों को अदल बदल करके दिखा दिया कि ये हमने कराया। सब तथ्य हैं, सब उपलब्ध हैं। अब इनको भी उजागर करने की आवश्यकता है और कोई न कोई नौजवान ऐसे निकलेंगे जो इन पर भी फिल्म बना के दोनों पक्ष रखो। जनता डिसाइड करे कि ताजमहल में 4 मीनारेट्स बनाने से वो शाहजहाँ का बनवाया नहीं हो सकता। उसकी पत्नी का देहांत कहाँ हुआ था, कितने दिन बाद ताजमहल बना, उनके रिकॉर्ड से, तो वो कहाँ रखी गई थी बीच में। अब ये नहीं बता रहे, डरते हैं लोग। जिसने किताब लिखी है, तथ्य लिखे हो, कह रहा है कि यदि मेरी बात झूठ हो, जमुना के साइड से नीचे जाएं और वहाँ शिवलिंग ना मिले तो मुझे उसी समय गोले से उड़ा दो। और ये बात आपने किसी ने सुनी है क्या आज तक? नहीं सुनी होगी। किताब है, उसकी उपलब्ध है और उसको पढ़ना चाहिए। इसलिए तथ्यों को सही ढंग से सामने आना चाहिए और वो तथ्य सामने आए तो लोग गर्व करेंगे अपने देश के ऊपर। पी.एन. ओक हैं साहित्यकार। उन्होंने पुस्तक लिखी है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, उस पर पूरी किताब 200 पेज की। ताजमहल किसने बनवाया, उस पर पूरे तथ्य, पूरे मुगलों के ही साक्ष्यों को लिया है। पी.एन. ओक है, यूट्यूब पे जाएं, पी.एन. ओक की किताबें, पूरी सीरीज है 4-5 किताबों की। तो इसमें सारे तथ्य हैं, सब तथ्य हैं। पढ़ने के बाद आदमी कोई बहस करे ना टीवी पे, चैनल पे। यूट्यूब पर कुछ वीडियोस भी देखने को मिलते हैं जिसमें दिखाया गया है कि जो ऊपर नीचे कुछ पहले से कोई किला बना हुआ, ऊपर का टॉम जो है वो चेंज किया गया। अब लाल किले पे तो हमें एक बार लाठीचार्ज हुआ था हमारे प्रदेश में, मैं अंदर पहली बार गया था। आज भी उसके अंदर कमल के फूल और वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और लाल किला इतना बड़ा किला, शाहजहाँ की जितना टाइम मिला उसे नहीं बनवा सकता। शाहजहाँ ने राज किया है फतेहपुर सीकरी आगरा में, दिल्ली आके उसको उतना समय कब राज किया उसने, और उसको आखिरी 10-15 साल जेल में रखा। उसके बेटे, बड़े बेटे को मारा, औरंगजेब उसका लड़का है। सबसे ज़्यादा राज किया है मुगलों में 200 साल में 50 साल औरंगजेब ने या अकबर ने। तो ये थे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी, काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी देश और दिल्ली के बारे में। और इसी तरह की जानकारी लेने के लिए देखते रहिए देश की बात। मिलते रहेंगे डॉक्टर नंदकिशोर जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक इसको देखें और अपनी राय भी दें राजेश जी के माध्यम से, तो मेरे तक वो पहुँचे, मुझे भी कुछ सीखने का अवसर मिलेगा।